The first question given to us is decide among the following set which sets are subset of one and another. कैपिटल ए मेरे को गिवन है x belonging to R and satisfy x square minus 8x plus 12 is equals to 0. बेटा जी x square minus 8x plus 12 is equals to 0 उसके अकॉर्डिंगली जब हम लोग सॉल्व करते हैं मिडल टर्म स्प्लिट करने के बाद, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू 2,6 आती है। तो कैपिटल ए सेट मेरे पास 2,6 हो जाएगा, कैपिटल बी सेट मेरे पास 2,4,6 गिवन है, कैपिटल सी सेट मुझे गिवन है ऑफ ऑल इवन नंबर्स। कैपिटल सी जो सेट है दैट इज गिवन टू मी ऑफ ऑल इवन नंबर्स एंड आफ्टर दैट डी सेट गिवन है मुझे 0.6 के साथ, जो 6 दिया हुआ है वो इसका एलिमेंट है। तो अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, वी हैव टू डिसाइड वेदर विच सेट इज अ सबसेट ऑफ विच सेट। अब यहाँ बेटा देखिए, देखने पे ही पता चल जाता है। सी हियर solution, D is subset of A, also D is subset of B, also D is subset of C। चेक कीजिए, D का एलिमेंट A में भी है, B में भी है और C में भी है, so D will be the subset of A, B and C। इसके बाद बात करते हैं कैपिटल A is subset of B as well as कैपिटल A is subset of C। चेक कीजिए, A के एलिमेंट B में भी प्रेजेंट है और C में भी प्रेजेंट है एंड आफ्टर दिस कैपिटल B is subset of C also, क्योंकि कैपिटल B के सारे एलिमेंट्स C में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, D जो है वो बाकी के तीनों सेट्स का सबसेट है, A जो है वो B और C का सबसेट है और जो B है दैट इज सबसेट ऑफ C also। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिटरमिन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू prove that it is true and if it is false then we have to give the example। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, हमको ये गिवन है x belonging to A, A belongs to B and we have to check कि x जो है B को बिलोंग करता है या नहीं करता है। और हमको साथ में ये कहा गया है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो प्रूव कीजिए और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो एग्जांपल दीजिए। अब मैं यहां पे लिखूंगा दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल चेक कीजिए, मैं कैपिटल ए कंसीडर कर लेता हूं, लेट कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 1,2 और उसके बाद मैं कंसीडर कर लेता हूं बी एलिमेंट या बी सेट जो है 1,2,3 कंसीडर कर लेता हूं एंड आफ्टर दैट सी कंसीडर करते हैं हम लोग यहाँ पे, या ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा दूसरे तरीके से कर लेता हूं, x belonging to A और A belonging to B। तो बेटा इसको इस तरह से लिखते हैं, A belonging to B, डबल ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्योंकि A पूरे का पूरा सेट एज अ एलिमेंट B में प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे देखिए let x is equals to 1, तो यहाँ देखिए x जो है A को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, और A जो है वो B को भी बिलोंग कर रहा है क्योंकि ये पूरे का पूरा सेट जो है एज एन एलिमेंट B में प्रेजेंट है, एज एन एलिमेंट B में प्रेजेंट है, बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू B। चेक कीजिए, अगर मैं 1 अकेले एलिमेंट के तौर पे देखूंगा तो 1 जो है वो B को बिलोंग नहीं कर रहा। सो द गिवन स्टेटमेंट दैट x बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू B, इट एम्प्लाइज x बिलोंग्स टू B इज फॉल्स। ठीक है बेटा। अब इसके बाद सेकंड पार्ट इसका करते हैं सिमिलरली। सेकंड पार्ट में कहा है A इज सबसेट ऑफ B, B belongs to C, it implies then A also belongs to C। और अब हम लोगों को ये कहा गया है कि A B जो है C को बिलोंग कर रहा है। Now see here, again ये स्टेटमेंट फॉल्स है बेटा जी। फॉल्स स्टेटमेंट क्यों है? लेट अस कंसीडर कैपिटल A, मैं कंसीडर कर लेता हूं कैपिटल A की एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 1,2। कैपिटल A जो है 1,2 कंसीडर कर लेता हूं और कैपिटल B पुत्र जी मैं कंसीडर करता हूं 1, 2 एंड 3। यहां देखिए A जो है B का सबसेट है और B बिलोंग्स टू C, तो इस हिसाब से C जो है वो मैं ऐसे कंसीडर करता हूं 1, 2, 3 एंड 4। चेक कीजिए, पूरे का पूरा एलिमेंट B जो है एज एन एलिमेंट C में प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे देखिए हमको ये कहा गया A सबसेट ऑफ B और B जो है C को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब A आल्सो बिलोंग्स टू C। चेक कीजिए, A आल्सो बिलोंग्स टू C होना चाहिए, तो इसका मतलब 1,2 ब्रैकेट में यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए और यहाँ पे 1,2 यहाँ लिखेंगे here
A is equals to 1, 2 does not belongs to C। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट लिखी हुई है A is subset of B, B belongs to C, then A also belongs to C is again false। Third this question is A is subset of B, उसके बाद लिखा हुआ है B is subset of C, A जो है B का सबसेट है और B सबसेट C का है, तो इट एम्प्लाइज A इज आल्सो सबसेट ऑफ C। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो मैं वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली आपको समझा देता हूं। लेट अस कंसीडर दिस इज सेट A, ये मेरे पास एक A सेट है और जो ये B का सबसेट है, यहाँ पे गिवन है A इज सबसेट ऑफ B और फर्दर जो B है वो C का सबसेट है। लेट अस कंसीडर दिस सेट इज C। तो B जो है C का सबसेट है, इसका मतलब A इज सबसेट ऑफ C। तो इट मींस चेक कीजिए A जो है B के अंदर है और इनडायरेक्टली A जो है C के अंदर भी है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू आ जाती है। अब ट्रू प्रूफ आ जाती है तो हम लोगों को ये कहा गया कि वी हैव टू प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखिए यहाँ पे प्रूव कैसे करना है। लेट x बिलोंग्स टू A, अगर x जो है कोई एलिमेंट A को बिलोंग कर रहा है, इट एम्प्लाइज x विल बी बिलोंगिंग टू B आल्सो। रीजन लिखेंगे बिकॉज A इज सबसेट ऑफ B। और उसके बाद अगर x B को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x आल्सो बिलोंग्स टू C। अगेन रीजन लिखेंगे बिकॉज B इज सबसेट ऑफ C। B इज सबसेट ऑफ C आ जाता है हमारे पास। और अगर B C का सबसेट आ गया पुत्र जी, तो इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, चेक कीजिएगा। सी हियर, अगर हमारे पास सबसेट इसका आ जाता है B इज सबसेट ऑफ C, देन वी कैन से दैट इट एम्प्लाइज A इज सबसेट ऑफ C। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि अगर हम लोगों ने A को B का सबसेट प्रूव करना होता है तो हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं कि कोई एलिमेंट जो है वो A को बिलोंग कर रहा है और वही एलिमेंट जो है B को भी बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया है कि X बिलोंगिंग टू A, X बिलोंगिंग टू B, इट एम्प्लाइज X बिलोंगिंग टू C, क्योंकि यहाँ पे A जो B का सबसेट है और B C का सबसेट है। अल्टीमेटली X एलिमेंट A को भी बिलोंग कर रहा था और यही एलिमेंट C को भी बिलोंग कर रहा है। इट एम्प्लाइज A इज सबसेट ऑफ C आल्सो। ठीक है बेटा। फोर्थ पार्ट में हम लोग को ये कहा गया कि A इज नॉट सबसेट ऑफ B, B इज नॉट सबसेट ऑफ C, इट एम्प्लाइज A इज नॉट सबसेट ऑफ C। तो बेटा जी इसको मैं फिर से फॉल्स करूंगा और फिर से वही बात, क्योंकि फॉल्स है सो आई हैव टू गिव द एग्जांपल। सो लेट अस कंसीडर एग्जांपल कैपिटल A। कैपिटल A में एक सेट कंसीडर कर लेता हूं जिसके एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं 1 2 3 एंड 4। मान लीजिए कैपिटल A के एलिमेंट 1 2 3 4 हो जाते हैं और उसके बाद B के एलिमेंट मैं कंसीडर कर लेता हूं 3 4 5 एंड 6। चेक कीजिए यहाँ पे A जो है वो B का सबसेट नहीं है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन है कि B इज नॉट सबसेट ऑफ C, तो C मैं कंसीडर कर लेता हूं C इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 7। अब आप लोग यहां से भी चेक कर सकते हैं कि जो B है वो C का सबसेट नहीं है। चेक कर लीजिए B के सारे एलिमेंट C में प्रेजेंट नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ये देखें कि A के सारे एलिमेंट C में प्रेजेंट हैं, यहाँ देखिए 1 2 3 4 यहाँ प्रेजेंट है, 1 2 3 4 यहाँ पे भी प्रेजेंट है। सो इट एम्प्लाइज A इज सबसेट ऑफ C। सो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो जो गिवन स्टेटमेंट हम लोगों को गिवन थी दैट वाज फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है बेटा जी, नोट इट डाउन। गिवन स्टेटमेंट इज x belonging to A, if x belongs to A, comma A is not subset of B, A जो है B का सबसेट नहीं है, then x belongs to B, x belongs to B। बेटा जी ये स्टेटमेंट हम लोगों को गिवन है कि जो A है x है वो A को बिलोंग कर रहा है और A जो है B का सबसेट नहीं है। वी हैव टू चेक वेदर x बिलोंग्स टू B और नॉट। वैसे भी वेन डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं। सी हियर दिस इज सेट A, यहाँ पे एक सेट A है, ठीक है, लेकिन A B का सबसेट नहीं है, तो आई कैन से दैट कि B आउटसाइड हो जाएगा, यानी कि A और B दोनों अलग अलग सेट हैं।
हमको ये कहा गया कि एक सेट ए एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है। ये देखिए, अगर कोई एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है तो देखिए बी में थोड़ा बिलोंग करेगा, क्योंकि ए बी का सबसेट है ही नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। नाउ बिकॉज द स्टेटमेंट इज फॉल्स, सो वी हैव टू गिव एग्जांपल। सो एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं, लेट कैपिटल ए इज इक्वल्स टू, कैपिटल ए सेट में कंसीडर कर लेता हूं बेटा जी। फिर से वही बात, 1 2 3 4 चार एलिमेंट का सेट कंसीडर कर लेते हैं, और सेट बी फिर से पिछली वाली एग्जांपल ले लेते हैं, 3 4 5 एंड 6, और चेक कीजिए, हियर A इज नॉट सबसेट ऑफ B, A जो है B का सबसेट नहीं है। बट इफ वी कंसिडर, इफ हम लोग एलिमेंट कंसिडर करते हैं 3 बिलोंग्स टू A, चेक कीजिए 3 A को बिलोंग कर रहा है एंड 3 आल्सो बिलोंग्स टू B। यहां चेक कर लीजिए, 3A को भी बिलोंग कर रहा है, 3B को भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन स्टेटमेंट कह रही है कि अगर एक एलिमेंट A को बिलोंग कर रहा है और A B को नहीं बिलोंग कर रहा है, then that element also belongs to B। तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, 3A को बिलोंग कर रहा है, B को भी बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे तो ये ट्रू हो जाएगा। बट दूसरे केस में अगर हम लोग एक और चीज कंसिडर करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, अब इसको हम लोगों ने करना है फॉल्स प्रूव करना। अब बेटा इसमें क्या होता है कि फॉल्स के लिए सारे एलिमेंट्स के लिए ये चीज ट्रू होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए अगेन, मैं 1 कंसिडर करता हूं बिलोंगिंग टू A, बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू B। सिर्फ एक एलिमेंट के लिए तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, लेकिन अगर मैं 1 की बात करता हूं, 1 इसको बिलोंग कर रहा है, इसको नहीं बिलोंग कर रहा। सिमिलरली मैं 2 कंसिडर करता हूं, 2 इसको बिलोंग कर रहा है, इसको नहीं बिलोंग कर रहा है, तो इट मींस जो गिवन स्टेटमेंट है फॉल्स है। एक बार याद रखिएगा कि थ्योरी ऑफ सेट में अगर आप लोगों ने कोई स्टेटमेंट ट्रू प्रूव करनी है ना, तो वो ईच एंड एवरी केस के लिए ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल आपको दे दी जो इसको बिलोंग कर रही हैं, ए को तो बिलोंग कर रही हैं लेकिन बी को नहीं बिलोंग कर रही। सो वी कैन से दैट द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। इन द सिक्स्थ पार्ट, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये हम लोग को गिवन है, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स बी को नहीं बिलोंग कर रहा, देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए आल्सो। इसका मतलब एक्स ए को भी नहीं बिलोंग करेगा। वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ए इज सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे एक सेट बी है और ए उसका सबसेट है। कोई एलिमेंट यहाँ बाहर लाई कर रहा है जो बी को बिलोंग नहीं कर रहा, और अगर वो बी को नहीं बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब वो ए को भी बिलोंग नहीं कर रहा। तो इट मींस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लेकिन अब इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करना है तो हम लोग क्या करते हैं, लेट एक्स बिलोंगिंग टू ए, एक्स जो है ए को बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है, तो इट एम्प्लाइज एक्स शुड बिलोंग्स टू बी आल्सो, बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ बी। और अगर एक्स बिलोंग्स टू बी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ बी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है तो एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो कम हम लोगों को क्या गिवन है कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो हम लोग ये कह सकते हैं विच इज अ कंट्राडिक्शन, which is a contradiction, therefore x does not belongs to a। तो इसका मतलब x जो है a को बिलोंग नहीं करेगा। या अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि x does not belongs to b, it implies x also does not belongs to a because a is subset of b। चाहे आप मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से कर लीजिए, चाहे आप सिंपल मेथड से कर लीजिए, इन बोथ वेज वी कैन प्रूव दैट कि अगर ए बी का सबसेट है और कोई एलिमेंट बी को नहीं बिलोंग कर रहा तो वो एलिमेंट ए को भी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है पुत्र जी। नाउ थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें से थर्ड क्वेश्चन हम लोग को ये कहा गया है, इन द थर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट इज ए बी एंड सी आर द थ्री सेट्स such that A union B is equals to A union C। A union B जो है A union C के बराबर गिवन है, और साथ के साथ मुझे ये कहा गया है A इंटरसेक्शन B is equals to A इंटरसेक्शन C। ये चीजें हम लोगों को इसमें गिवन है and we need to prove that B is equals to C। A B और C तीन सेट गिवन है, यहां लिख लेते हैं where A B and C are any three non-empty sets।
नॉन एम्प्टी सेट कंसिडर कर लेते हैं और हम लोगों को प्रूव करना है कि B इज इक्वल्स टू C। अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट किस तरह से करना है। पहला स्टेप ही बेटा जी आपने यहाँ पे याद रखना है। फर्स्ट स्टेप, वी नो दैट अब यहाँ पे देखिएगा मैं कंसेप्ट लगाने लगा हूं कि B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A यूनियन B। अगर हम लोग दो सेट की बात करते हैं, लेट अस कंसीडर, यहाँ पे वेन डायग्राम है, दिस इज A यूनियन B। A यूनियन B की बात करते हैं तो A यूनियन B मेरे पास ये सारे का सारा हो जाएगा। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट। और अगर A यूनियन B और B का इंटरसेक्शन ले लूं तो वो मेरे पास सेट B आता है। या अगर आप लोग इसको इस तरह से समझें कि B इज स्मॉलर सेट और A यूनियन B इज बिगर सेट, तो हम लोगों ने इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ते वक्त कहा था कि बिगर सेट और स्मॉलर सेट का इंटरसेक्शन हमारे पास हमेशा स्मॉलर सेट होता है। सो B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A यूनियन B हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, इसका मतलब B इंटरसेक्शन A यूनियन C हो जाएगा। यहां रीजन लिख देता हूं, बिकॉज A यूनियन B जो है वो A यूनियन C के बराबर है। अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने जा रहा हूं इसके ऊपर मैं। इट विल बी B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन C। पहले B का इसके साथ इंटरसेक्शन ले लिया, फिर B का इसके साथ इंटरसेक्शन ले लिया, और बीच में जो साइन था वो हम लोग लगाते हैं, जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन के वक्त लगाते हैं ना कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई क्या होता है, पहले 2 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो बीच में साइन है वो हम लोग बीच में लिख देते हैं। सो सेम केस हियर, यहां रीजन लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बेटा जी दोबारा यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि जैसे जैसे मैं स्टेप कर रहा हूं और उन स्टेप्स के साथ मैं उनका रीजन भी लिख रहा हूं यहाँ पे। So you are also supposed to write down the reason while doing these type of question in the exam. पेपर में जब आप लोगों ने करना है तो आप लोगों ने भी यहाँ इसी तरह से करना है। अब यहाँ पे देखिए जो B इंटरसेक्शन A है, मैं इसको लिख रहा हूं A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C। चेक कीजिए, जो B इंटरसेक्शन A है उसको A इंटरसेक्शन B लिख दिया। यहाँ पे लिखेंगे कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, सारे के सारे लॉ और सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज हो रही हैं। नाउ दिस इज A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C। अब दोबारा फिर से यहाँ पे मैं लगा रहा हूं A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C, और रीजन फिर से लिख रहा हूं क्योंकि A इंटरसेक्शन B मेरे पास A इंटरसेक्शन C के बराबर दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले मैंने A यूनियन B इक्वल्स टू A यूनियन C लगाया यहाँ पे, उसके बाद मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, उसके बाद ये B इंटरसेक्शन A को A इंटरसेक्शन B लिख दिया यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ, और उसके बाद A इंटरसेक्शन B फिर से A इंटरसेक्शन C के बराबर लिख दिया जो मुझे गिवन है। अब यहां से फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है। जो ये 2x प्लस 2y था इसको हम लोग 2 कॉमन निकाल के x प्लस y लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग C कॉमन निकाल देते हैं बाहर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वापस लगाना है, C कॉमन निकाल के A यूनियन B इंटरसेक्शन C आ जाएगा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोगों ने फिर से लगाया है, लेकिन इस बार जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो दूसरी साइड पे लगाया है, दूसरी साइड से, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एक्सपेंड करने की बजाय हम लोगों ने इसको कंप्रेस किया है। अब इसके बाद फिर से A यूनियन B, क्योंकि A यूनियन C के बराबर था, यहां लिखेंगे बिकॉज A यूनियन B वाज गिवन इक्वल्स टू A यूनियन C। चेक कीजिए, और A यूनियन C इंटरसेक्शन C। अब यहां फिर से बात करते हैं कि ये बड़ा सेट है और ये छोटा सेट है, और बड़े सेट और छोटे सेट का इंटरसेक्शन हमेशा हमारे पास छोटा सेट आता है, और ये स्टार्ट हम लोगों ने किया था B से। सो इट एम्प्लाइज वी कैन से दैट B इज इक्वल्स टू C, और यही चीज इसमें हम लोगों ने प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव। बेटा एक बार एक्सप्लेन मैं दोबारा से कर देता हूं, हो सकता है आप लोगों के माइंड में ना आया हो। सबसे पहले B इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A यूनियन B अपनी तरफ से लगाना है, क्योंकि B स्मॉलर सेट है, A यूनियन B बड़ा सेट है, छोटे सेट और बड़े सेट का इंटरसेक्शन छोटा सेट होता है। A यूनियन B A यूनियन C के बराबर है, तो मैंने A यूनियन C लिख दिया, और यहाँ पे फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के बाद जो ये B इंटरसेक्शन A है इसको A इंटरसेक्शन B लिख दिया, और A इंटरसेक्शन B B इंटरसेक्शन C का यूनियन। अब यहाँ पे देखिए A इंटरसेक्शन की B की बजाय फिर से मैंने A इंटरसेक्शन C लिख दिया है, और उसके बाद फिर से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कंप्रेशन में लगाते हैं, यानी कि वापसी में, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C हो जाएगा, और उसके बाद
ए यूनियन बी दोबारा से ए यूनियन सी लगा दिया। सो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, फिर से मेरे पास स्मॉलर सेट आ जाता है, क्योंकि बड़े सेट और छोटे सेट का इंटरसेक्शन हमेशा स्मॉलर सेट होता है। सो देयरफॉर बी इज इक्वल्स टू सी हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेटा हम लोगों ने इन चारों कंडीशन को इक्विवेलेंट प्रूव करना है। तो वी कैन से दैट इनडायरेक्टली वी हैव टू प्रूव, अब देखिए यहाँ पे वी हैव टू प्रूव मतलब फर्स्ट कंडीशन implies second condition implies third condition, और third condition implies fourth condition, and fourth condition implies first condition. Means to say हम लोगों ने इनको इक्विवेलेंट प्रूव करने के लिए क्या करना है, पहली कंडीशन कंसिडर कर लेनी है और वहां से दूसरी प्रूव करनी है, दूसरी कंडीशन कंसिडर करके तीसरी कंडीशन प्रूव करनी है, यहाँ पे बेटा बी आना है, और तीसरी कंडीशन कंसिडर करके चौथी कंडीशन प्रूव करनी है, और चौथी कंडीशन कंसिडर करके फर्स्ट कंडीशन प्रूव करनी है। ठीक है जी। नाउ सी हियर, अब इसको किस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट ए पार्ट, 1 implies 2, 1 implies 2 मतलब वी हैव टू कंसिडर दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। नाउ हम लोग ये कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इट implies A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू 5। उधर यहाँ वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखिए, अगर A जो है B का सबसेट है तो ये B कंप्लीमेंट है सारे का सारा, तो इसका मतलब अगर मैं A का और B कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना चाहूं दैट विल बी इक्वल्स टू 5, वो एम्प्टी सेट होगा। तो उस केस में हम लोग ये क्या कंसीडर करेंगे कि अगर A B का सबसेट है तो A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू 5, और अगर A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5 तो इट एम्प्लाइज आई कैन से दैट A minus B will be equals to empty set। तो इसका मतलब क्या है, A minus B will always be an empty set होएगा, क्योंकि A minus B का मतलब होता है A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है। तो इसका मतलब कंसिडर तो मुझे सारे के सारे A के एलिमेंट ही करने हैं, लेकिन A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट 5 है, तो इसका मतलब A minus B के सारे एलिमेंट जो है वो मेरे पास 5 हो जाते हैं, बिकॉज हमारे पास फार्मूला होता है A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू A माइनस B। नोट कर लीजिएगा, एक फार्मूला होता है कि A माइनस B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बेटा, A माइनस B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। सो पहली हमारी जो कंडीशन थी A सबसेट ऑफ B, इट एम्प्लाइज प्रूव हो गया कि A माइनस B इज इक्वल्स टू 5। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में सेकेंड एम्प्लाइज थर्ड, मतलब क्या है कि हम लोग A माइनस B कंसिडर करेंगे, एम्प्टी सेट है, और उसके बाद हम लोगों ने प्रूव करना है A यूनियन B इज इक्वल्स टू B होता है। तो अब यहां पे देखते हैं, गिवन दैट A माइनस B इज इक्वल्स टू 5, और अगर A माइनस B 5 है तो फिर से इसका मतलब यही फार्मूला लगा रहा हूं, A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू 5। तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन B जो है वो 5 का कंप्लीमेंट 5 के बराबर है। तो इट एम्प्लाइज, इसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे, इट एम्प्लाइज A and B complement are not having any common element, इसका मतलब A और B में कोई भी कॉमन एलिमेंट B कंप्लीमेंट में नहीं है। और पुत्र जी दिस इज पॉसिबल ओनली इफ A इज सबसेट ऑफ B, और ये पुत्र जी तभी पॉसिबल है अगर A जो है B का सबसेट हो जाएगा, और अगर A B का सबसेट हो गया तो इट एम्प्लाइज A यूनियन B विल बी इक्वल्स टू B ओनली, क्योंकि जब हम लोग यूनियन लेते हैं दो सेट के यूनियन में हम लोग सारे एलिमेंट लेते हैं, लेकिन अगर A के सारे एलिमेंट B के अंदर ही बिलोंग कर रहे हैं तो चेक कीजिए A यूनियन B मेरे पास क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा सेट B हो जाएगा, therefore A union B will be equals to B only. Now in the third condition implies fourth condition, means to say that given that A union B is equals to B, और अगर पुत्र जी A union B is equals to B आ गया, it implies all elements of A are belonging to B, are
बिलोंगिंग टू बी, तो इसका मतलब ए इज स्मॉलर सेट या स्मॉलर सेट देन बी, और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट और ए इज सबसेट ऑफ बी। और अगर ए बी का सबसेट है पुत्र जी, तो हम लोग ये कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू स्मॉल ए। इस मतलब क्या है कि अगर आपके पास इस तरह से ए बी का सबसेट है, तो इंटरसेक्शन में बेटा हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट लेते हैं, ये ए हो जाएगा, तो ए और बी के दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सिर्फ स्मॉलर सेट ए हो जाएगा। सो वी कैन से दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए आ जाएगा। और यहीं से फिर से हम लोग बैक गियर कर लेते हैं, डी पार्ट 4 implies 1 means to say a intersection b is equals to a, that is a is subset of b। तो इसका मतलब अगर a इंटरसेक्शन b a के बराबर आ रहा है तो इट एम्प्लाइज a इज सबसेट ऑफ b, हेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्थ इक्वेशन एम्प्लाइज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है पुत्र जी।